गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा एक चैप्टर ज्योग्राफी का हो चुका है, एक हमारा चैप्टर हिस्ट्री का हो गया। आज हम पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी। इक्वेलिटी होता है समानता। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, डेमोक्रेटिक इक्वेलिटी इन इंडिया, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग इक्वेलिटी, इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इश्यूज ऑफ इक्वेलिटी इन अदर कंट्रीज। ओके, अब देखिए जो इक्वेलिटी है वो क्या है। इक्वेलिटी इज वन प्रोमिनेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक होती है लोकतंत्रात्मक जो देश होता है, उसके अंदर जो इक्वेलिटी है, समानता है, वो सबसे सैलियंट फीचर होता है। और जो हमारा भारत है, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर जो भारत है वो सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है क्रिएटेड विद डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर आउटलुक, और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की झलक दिखाई देती है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे भारत के अंदर जितने भी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्लास से हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, सभी को 18 साल से ऊपर एज होने के बाद सभी को वोट देने का अधिकार है। इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना गया है। ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सभी समान है, सभी इक्वल है, लेकिन बट द रियलिटी इज़ नॉट सो। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो ये वास्तविकता नहीं है कि वैसे कानून की नज़र में सभी समान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी असमानता दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, यानी कि जो घरों के अंदर नौकर होते हैं, डेली वेजर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ये सभी क्या है, जो स्मॉल उसके अंदर स्टेटस के अंदर आते हैं, या उन्हें क्या है, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। हालांकि उनके बिना हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब है आपका काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर इन इंडिया कास्ट सिस्टम। तो सबसे मेन इसके अंदर आता है हमारे भारत के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, जो जातिवाद है, वो इनइक्वालिटी के अंदर सबसे मेन आता है। जो इन कास्ट सिस्टम है वो आप ना केवल रूरल एरियाज में बल्कि हमारे अर्बन एरियाज के अंदर भी जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है। जो रूरल एरियाज है उसके अंदर क्लास के अंदर भी क्या है, कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। क्लास के अंदर बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है। गर्ल्स को वीक समझा जाता है और बॉयज़ को क्या है, स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही इक्वल होते हैं। अब देखो इसको एक बेटा मैं एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और ये क्या है, बहुत ही छोटी कास्ट से, दलित, एक मतलब बहुत फेमस राइटर थे, लेकिन ये दलित परिवार से यानी कि बहुत ही नीची कुल की जाति से संबंध रखते थे। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी जानते हो आप लोग, ऑटोबायोग्राफी होते हैं जिसके अंदर कोई भी इंसान, कोई भी मानव अपने बारे में स्वयं लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो उन्होंने जूठन नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी। उनकी किताब का नाम था जूठन। उसके अंदर उन्होंने अपने खुद के बारे में बताया। वो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जब वो क्लास 4th में थे, उन्होंने अपने 4th क्लास के अंदर उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर बताया। उन्होंने क्या बताया कि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उस समय समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैली हुई थी, असमानता फैली हुई थी। तो इसी वजह से उनके क्लास के जो टीचर्स थे उन्हें सिट ऑन द फ्लोर, उन्हें फर्श के ऊपर बैठने के लिए कहते थे, उन्हें बेंच के ऊपर बैठने नहीं दिया जाता क्योंकि वो छोटी जाति से संबंध रखते थे। और जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो उनसे क्या कहते थे कि स्वीप द स्कूल। और वो क्या कहते थे, जो स्कूल का जो प्लेग्राउंड है और जो पूरा स्कूल है उसको तुम झाड़ू लगाओ। यानी कि वो उनसे, उस छोटे से बच्चे से, 4th क्लास के बच्चे से पूरे प्लेग्राउंड की, पूरे स्कूल की झाड़ू लगवाई जाती थी। तो जो ओम प्रकाश था वो स्कूल जाता था लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, किस लिए, वो स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए, प्लेग्राउंड को साफ करने के लिए जाता था। और कई दिनों तक उसके साथ ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। इसका एंड कब हुआ, व्हेन हिज फादर, जब एक बार उसके फादर अचानक ही स्कूल के आगे से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो बच्चा था वो स्कूल के अंदर झाड़ू लगा रहा था और उसके जो टीचर्स थे वो उनके सामने खड़े थे। यानी कि टीचर्स के सामने ही बच्चा स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, प्लेग्राउंड को साफ कर रहा है। और उसके जो फादर थे वो क्या सोचते थे कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है। उस समय उनको अपने बच्चे की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला था और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को उस स्कूल से निकाल लिया था। तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जो जातिवाद है, जो कास्ट सिस्टम है, वो हमारे बच्चे को भी आज झेलना पड़ रहा है।
ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके द्वारा पता चलता है कि समाज के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है। तो इसीलिए हम एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक हमें रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हम वी शुड रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने संविधान की रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए एंड शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, और हमें हर किसी के साथ इक्वेलिटी का, समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक इक्वेलिटी इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है उसके अंदर इक्वेलिटी का क्या मोल है, कितना उसके अंदर समानता दिखाई गई है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका सबसे मेन एम क्या होता है, टू एस्टेब्लिश अ फेयर एंड जस्ट स्टेट, कि हमारे समाज के अंदर सभी को इक्वल समझा जाए, सच एज पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स, किसी से चाहे वो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, उसे सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, उससे इलेक्शन के अंदर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, वो कोर्ट के सामने अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली ले जाकर खड़ा हो सके और अपनी प्रॉब्लम्स को कोर्ट के अंदर रख सके। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के अंदर आती हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि एवरी पर्सन एज इक्वल, कि भारत के अंदर सभी नागरिक एक समान है, इक्वल हैं, और भारत के अंदर इन इंडिया इक्वालिटी इज कंसिडर्ड एज अ बेस ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन आर इक्वल, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, एंड एन्जॉय इक्वल राइट्स, और सभी को जो राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, वो उन्हें इक्वल तरीके से समानता के रूप में उसे निभा रहे हैं, उसे उनका एन्जॉय कर रहे हैं। और जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर क्या बताया गया है, एंश्योर्स दैट इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन, कि हर इंसान के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके जो आर्टिकल 15 है इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या है, फर्स्ट है बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री, समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सभी को समानता का अधिकार दिया जाए। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। इसके अलावा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू शॉप्स, कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी जगह अपना शॉप, अपना रेस्टोरेंट, अपना होटल खोल सकता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैड एक्सेस टू यूज ऑफ टैंक्स, वेल्स, रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, और कोई भी इंसान कुएं से पानी भर सकता है, रोड को यूज़ कर सकता है, पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका बेटा आज मैंने जितना पढ़ाया है इसके अंदर से आपका एक क्विक रिवीजन है, ये दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर इनको रीड करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है, जितना आपको समझ में आए आपको अपने रफ नोटबुक के अंदर इनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, थैंक यू।